2, 3, come on. जय हिंद दोस्तों, कैसे हैं आप। आज हम नेक्स्ट टर्मोलॉजी का पार्ट पढ़ेंगे, पार्ट सेकेंड, लेखांकन की आधारभूत शब्दावलियाँ यानी बेसिक अकाउंटिंग टर्मिनोलॉजी। हमने संपत्तियों तक पढ़ लिया था दोस्तों। अब हम पढ़ने जा रहे हैं नेक्स्ट 8वां पॉइंट, देयता यानी प्राप्तियाँ, जिनको हम रिसीवेबल बोल सकते हैं। क्या बोल सकते हैं? रिसीवेबल यानी कि प्राप्तियाँ। प्राप्तियों से आशय ये है दोस्तों कि व्यवसाय किन्हीं लोगों से पैसे मांगता है। जैसे किन्हीं को उधार में माल बेचा है, तो उधार में माल बेचने के स्वरूप क्या हुआ कि सामने वाले हो गए लोग डेटर, जिनको हम देनदार बोलते हैं। तो उनसे वापस हम जब मांगेंगे पैसा, तो व्यवसाय के लिए जो पैसा मांगते हैं यानी कि प्राप्तियाँ बाकी हैं, उनको हम देयताएँ बोलते हैं। ठीक है, यानी प्राप्तियाँ यानी रिसीवेबल्स बोलते हैं। जैसे बिल्स रिसीवेबल, डेटर्स, है ना। तो इन चीज़ों के बदले क्या होता है कि हम व्यवसाय वाले हैं, तो हम व्यवसाय से क्या करेंगे, डिमांड करेंगे सामने वाले को कि भाई हमने आपको उधार में माल बेचा है, आप हमें हमारे पैसे दीजिए। तो वो क्या करेंगे, जल्द से जल्द पैसा देंगे, या लेखांकन वर्ष की समाप्ति पर क्या किया जाएगा, इसका लेखा किया जाएगा कि इतना पैसा हमारा बकाया है। नेक्स्ट आता है हमारा दायित्व, जिसको हम बोलते हैं लायबिलिटी। लायबिलिटी का मतलब होता है कि जैसे हम लोगों से पैसे मांगते हैं यानी देयता हैं, वैसे ही हमसे भी कोई ना कोई पैसे मांगेगा, यानी कि हमारे व्यवसाय से भी लोग पैसा मांगते होंगे, जिन्हें हम क्या कहते हैं, दायित्व यानी लायबिलिटी कहते हैं। अब यहाँ पर समझना ये है कि जैसे हमने अगर माल किसी को उधार में बेचा है, तो वैसे ही हमने माल किसी से उधार में ख़रीदा होगा, या किसी से लोन में पैसा लिया होगा उधार में एक बार, कि है भाई हमें थोड़ी टाइम के लिए पैसा दे दीजिए। ये हमारे लिए क्या कहलाएगा, दायित्व। दायित्व यानी लायबिलिटी। और अगर हम किसी को उधार में पैसा देते हैं लोन एंड एडवांस के रूप में, तो वो हमारे लिए देयता यानी रिसीवेबल में आ जाएगा। ठीक है। अब यहाँ पर लायबिलिटी जो है वो हमारे 4 भागों में बांट रखी है, यानी बाहरी दायित्व, एक्सटर्नल लायबिलिटी होती है। एक्सटर्नल लायबिलिटी का मतलब होता है कि व्यवसाय के अलावा जो बाहरी लोग हैं उनसे लोन ले रखा है। जैसे बैंक हो गए, है ना। तो बैंक लेते हैं, तो बैंक व्यवसाय का तो है नहीं, बैंक क्या होता है, बाहरी संस्था है। तो बाहरी संस्था या बाहरी व्यक्तियों से अगर आप लोन लेते हैं, पैसा लेते हैं या माल खरीदते हैं, तो ये सारे किस में आ जाएंगे, बाहरी दायित्व यानी कि एक्सटर्नल लायबिलिटी में आ जाएंगे। नेक्स्ट आता है हमारा आंतरिक दायित्व। आंतरिक दायित्व का मतलब ये रहता है कि व्यवसाय ने व्यवसाय के अंदर के लोगों से पैसा ले रखा है, मिलने वालों से, जैसे व्यवसाय के कर्मचारियों से। ये एक आंतरिक दायित्व का मतलब व्यवसाय के जो कर्मचारी हैं उनकी सैलरी बकाया है, व्यवसाय के मजदूर हैं उनका वेजेस बकाया है ना। तो ये एक तरह से लायबिलिटी हुई, लेकिन ये कौन सी लायबिलिटी होगी, इंटरनल लायबिलिटी। फिर नेक्स्ट आता है इस दायित्व का कि अल्पकालीन दायित्व। अल्पकालीन दायित्व का मतलब होता है कि जो व्यवसाय में 1 साल से कम के लिए अगर आपने उधार राशि ले रखी है, या 1 साल के अंदर अंदर जो पेमेंट करना है, चुकाना बाकी है, उसको हम अल्पकालीन ऋण यानी कि शॉर्ट टर्म लोन के रूप में जानते हैं। ये अल्पकालीन दायित्व यानी कि शॉर्ट टर्म लायबिलिटी, जिसका पेमेंट 1 साल के अंदर अंदर हमें करना होता है, उसे हम क्या कहते हैं, अल्पकालीन दायित्व। नेक्स्ट आ रहा है दीर्घकालीन दायित्व। दीर्घकालीन का मतलब होता है कि व्यवसाय में 1 साल से ज़्यादा समय के लिए अगर लोन का भुगतान करना है, यानी कि लंबे समय तक जिसका भुगतान करना है, या जो 1 साल से ज़्यादा, जैसे बैंक लोन लिया, तो बैंक लोन लेंगे तो वो 1 साल से ज़्यादा के लिए लेंगे। तो उसमें क्या होगा कि 1 साल, 2 साल या 3 साल, 4 साल, 5 साल, है ना। तो 5 साल तक के लिए अगर जो लोन लिया है, तो वो दीर्घकालीन दायित्व में आ जाएगा, और 1 साल से कम में जो लोन ले रखा है वो अल्पकालीन दायित्व में आ जाएगा। ठीक है। फिर नेक्स्ट उसके बाद आता है देनदार। देनदार का मतलब होता है जिसको हम बोलते हैं डेटर। डेटर का मतलब होता है कि व्यवसाय ने जिस व्यक्ति को उधार में माल बेचा है, ठीक है, तो वह व्यक्ति क्या कहलाएगा, व्यवसाय के लिए देनदार, जिसको हम बोलते हैं डेटर। अब क्या होता है कि व्यवसाय ने माल बेचा और सामने वाले ने अगर पैसा दे दिया, तब तो हम सामने वाले से कुछ नहीं मांगेंगे। लेकिन हमने सामने वाली पार्टी को माल बेचा है, लेकिन सामने वाले ने पैसा नहीं दिया है, तो उसकी एंट्री हम डेटर्स के अंदर करेंगे, यानी कि देनदारों के अंदर किया जाएगा। जो क्या करेगा, उधार जो माल खरीदा है वो एक निश्चित समय पर या 1 साल के अंदर अंदर भुगतान कर देगा, इसको हम डेटर बोलते हैं। ठीक है। डेटर का मतलब जिनको हमने माल बेचा है और जिन्होंने पैसा अभी तक नहीं दिया है, वो डेटर कहलाएंगे, और जैसे ही ये पेमेंट कर देंगे उनको उन डेटर लिस्ट से हटा देंगे। फिर नेक्स्ट आता है हमारा प्राप्य बिल। अब प्राप्य बिल जिसको हम बोलते हैं बिल्स रिसीवेबल। बिल्स
रिसीवेबल। अब बिल्स रिसीवेबल का मतलब ये होता है कि जैसे डेटर थे, उनको हमने माल बेचा, उधार पैसा है, ठीक है, हम मांग रहे हैं उनसे पैसा। अगर वो पैसा दे देते हैं तो डेटर ख़त्म हो जाएंगे, अगर वो पैसा नहीं देते तो डेटर ही रहेंगे। लेकिन उन्होंने क्या किया कि एक बिल लिख करके दे दिया हमें, जिसे हम कहेंगे बिल्स रिसीवेबल। डेटरों ने बिल एक्सेप्ट करके दे दिया, बिल लिख करके दे दिया हमें, और हमने उसको रख लिया या बैंक से डिस्काउंटेड करवा लिया। तो उस कंडीशन में डेटर तो ख़त्म हो जाएंगे, लेकिन हमारे पास क्या बच जाएगा? प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल आ जाएगा। अगर बैंक से हम ले लेंगे पेमेंट तो हमारा बिल भी ख़त्म हो जाएगा, ठीक है। तो यानी कि डेटर एक वचन लिख के देता है कि मैं इस तारीख को आपको पेमेंट कर ही दूंगा, जिसे हम क्या कहते हैं? बिल्स रिसीवेबल। यानी कि एक तरह से प्रॉमिसरी नोट भी मान सकते हो आप, और इसको आप क्या मान सकते हो? एज शपथ पत्र भी मान सकते हो कि भाई हम इस तारीख को आपको पेमेंट कर देंगे, ठीक है। तो ये कहलाता है प्राप्य बिल यानी बिल्स रिसीवेबल। नेक्स्ट आता है हमारा लेनदार। लेनदार का मतलब होता है क्रेडिटर। क्या होता है? क्रेडिटर। क्रेडिटर का मतलब होता है कि व्यवसाय ने किसी से माल खरीद रखा है उधार में, या व्यवसाय ने किसी लोगों से पैसा ले रखा है उधार में, शॉर्ट टर्म लोन ले रखा है उन्होंने उधार में, तो वो चीज़ कहलाएगी क्रेडिटर। वो पार्टियाँ क्या कहलाएगी? क्रेडिटर, है ना। तो क्रेडिटर का मतलब क्या हुआ कि जिनसे हमने उधार में माल खरीद रखा है, जिनको पैसा चुकाना बाकी है, यानी कि व्यवसाय को पैसा चुकाना बाकी है, तो ये कहलाएगा लेनदार यानी क्रेडिटर, ठीक है। व्यवसाय द्वारा लोगों को पैसा चुकाना जो बाकी है वो लेनदार, और व्यवसाय को पैसा जो चुकाएंगे वो देनदार। यानी कि ये दोनों एक दूसरे के अपोजिट होते हैं। इनको हमने माल बेचा होता है और इनसे माल हमने खरीदा हुआ होता है। अब क्रेडिटर के बाद आता है बिल्स पेबल, यानी कि देय बिल, जिसे हम क्या बोलते हैं? बिल्स पेबल। अब बिल्स पेबल जस्ट बिल्स रिसीवेबल का अपोजिट है। अब बिल्स रिसीवेबल बता दिया है, तो बिल्स पेबल का मतलब क्या होगा कि ऐसा बिल जो व्यवसाय द्वारा सामने वाली पार्टी को प्रॉमिसरी नोट के रूप में लिख के दिया जाएगा कि हम इस तारीख को आपको पेमेंट कर देंगे, तो वो कहलाएगा बिल्स देय बिल यानी बिल्स रिसीवेबल। समझ में आ गया? यानी कि बिल्स रिसीवेबल किससे कनेक्टेड होता है? लेनदारों से। और यहाँ पर प्राप्य बिल किससे कनेक्टेड होता है? देनदारों से, है ना। तो यहाँ पर ये समझना है कि व्यवसाय को जिन लोगों को पैसा चुकाना बाकी है उनके लिए या तो बिल्स पेबल लिख के दे दे या उनको क्रेडिटर में नोट कर ले। अगर हम बिल्स पेबल की एंट्री कर देते, बिल्स लिख करके दे देते, तो हमारे क्रेडिटर कम हो जाएंगे, ठीक है। फिर नेक्स्ट आता है प्रत्यक्ष व्यय, जिसको हम बोलते हैं डायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? डायरेक्ट एक्सपेंसेस। प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब डायरेक्ट एक्सपेंसेस का मतलब ये होता है कि व्यवसाय किन्हीं चीज़ों का, व्यवसाय जो करता है मतलब किन्हीं चीज़ों का, जैसे कपड़ा बनाने वाली कंपनी है, ठीक है, वो अगर कपड़े बनाती है ना, कपड़ा बनाती है तो धागे लाएगी, तो धागे लाना, कपास लाना, ये सारी चीज़ें जो हैं वो डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएगी। और उसके लिए लगाएगी मजदूरी, जो माल को बनाती है वो सारी चीज़ें क्या कहलाएगी? प्रत्यक्ष व्यय यानी कि डायरेक्ट में आ जाएगी। जैसे मशीनें चलेगी तो फ्यूल चाहिएगा, पावर चाहिएगा, है ना। फैक्ट्री होगी तो फैक्ट्री का रेंट लगेगा, तो ये सारी चीज़ें प्रत्यक्ष व्यय में आ जाएगी यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस हो जाएंगे। लेकिन दूसरा आता है अप्रत्यक्ष व्यय, जिसको हम बोलते हैं इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। क्या बोलते हैं? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। अब इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस से मतलब क्या है कि व्यवसाय के संचालन के दौरान, यानी कि बिजनेस जो है वो रनिंग करता है, उसके दौरान जो भी एडिशनल खर्चे होते हैं, यानी कि माल को बनाने के अलावा वस्तु को कंप्लीट करते हैं, निर्मित करते हैं, पूरा फाइनिश्ड गुड्स करते हैं, उसके बाद जो प्रोसेस होता है वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस का शुरू होता है। जैसे ऑफिस बनाना पड़ेगा, भाई फैक्ट्री तो है लेकिन ऑफिस भी चाहिएगा। अब ऑफिस में जो एम्प्लॉय हैं, क्या वो एम्प्लॉय माल बनाते हैं? नहीं, वो एम्प्लॉय क्या करेंगे? मेंटेन करेंगे। भाई कोई अकाउंटेंट होगा, कोई मैनेजर होगा, ये सारी चीज़ें जो इनको सैलरी वैलरी दी जाएगी, तो ये किस में कहलाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस। यानी कि ऑफिस का जो इलेक्ट्रिसिटी बिल होगा वो इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस होगा। क्या ऑफिस में फ्यूल चाहिएगा? नहीं, ऑफिस में फ्यूल नहीं चाहिए, वो तो फैक्ट्री में चाहिए। लेबर कहाँ काम करेंगे? फैक्ट्री में करेंगे, तो फैक्ट्री जो हुए फैक्ट्री एक्सपेंसेस, ये लेबर एक्सपेंसेस जो हैं वो सारे किस में आएंगे? प्रत्यक्ष व्यय यानी डायरेक्ट एक्सपेंसेस में आएंगे। और इनडायरेक्ट में कौन से आएंगे? जो माल कंप्लीट हो जाता है उसके बाद का जो प्रोसेस होता है, जैसे पैकिंग वैकिंग करना या फिर एडवर्टाइज करना, इंश्योरेंस करना, है ना, फिर उसके बाद बस फ्लाइट हो जाता है, ट्रांसपोर्टेशन खर्चा हो जाता है, ये सारी चीज़ें किस में आ जाएगी? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएगी। यानी कि माल कंप्लीट होने के बाद के जो प्रोसेस के खर्चे हैं वो सारे क्या आ जाएंगे? इनडायरेक्ट एक्सपेंसेस में आ जाएंगे। अब हम देखते हैं आयगत प्राप्तियाँ। आयगत प्राप्तियों का मतलब होता है कि ऐसी इनकम जो एक तो रेगुलर हो, ठीक है, और दूसरा उसका नेचर किस टाइप का हो? रिकरिंग नेचर का हो, मतलब वो बार बार आए।
जैसे हम आयगत प्राप्तियों में ले लेते हैं कि हम माल को खरीदते हैं और बेचते हैं, यानी कि किन्हीं सेवाओं को अगर हम देते हैं तो माल बेचना रोज़ का काम हो जाएगा हमारा, और रिकरिंग नेचर का मतलब हो जाएगा कि जो बार बार रिपीटेड होता रहेगा। ठीक है, तो आयगत प्राप्तियों में हम किन्हें लेंगे कि ऐसी इनकम जो एक तो निरंतर हो, रेगुलर हो, और फिर क्या हो, रिकरिंग नेचर की हो, यानी कि बार बार रिपीटेड होती हो। जैसे माल को खरीदना, माल को बेचना जिससे इनकम मिलेगी, किराया प्राप्त करना, जैसे किराया मिलता है, हमारी कोई प्रॉपर्टी है जिसको हमने किराए पे दे रखा है तो हमें बार बार किराया मिलेगा, हर महीने किराया मिलेगा, है ना, तो ये रिकरिंग नेचर का हो गया। और क्या हो सकता है, कमीशन होता है भाई, हमारे हम माल बेचते हैं, हो सकता है कमीशन मिलता हो। तो इस तरह की जो चीज़ें हैं आयगत प्राप्तियाँ जो क्या होती है व्यवसाय के संचालन के दौरान, बिजनेस जो ऑपरेट करते हैं उसके दौरान अपने को मिलती रहती है। फिर आता है पूंजीगत प्राप्तियाँ। पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है, एक तो ये रेगुलर नहीं होती है और इनका नेचर भी रिकरिंग नहीं होता है, लेकिन ये बहुत बड़ा अमाउंट होता है। जिससे क्या होता है कि हम असेट्स खरीदते हैं, जैसे व्यवसाय में कोई मशीनरी लानी है तो क्या हम हर महीने मशीनरी लाएंगे यूज़ करने के लिए? नहीं, एक बार ले आएंगे जो मशीन हमारे 4-5 साल तक काम में आ जाएगी। फर्नीचर लाते हैं, हर साल लाते हैं? नहीं, अपन क्या करते हैं, एक बार अच्छा सा फर्नीचर सेटअप करा देते हैं, फिर वो 2-3 सालों तक काम में आता है। तो इसका मतलब पूंजीगत प्राप्तियाँ क्या होती है कि ऐसी इनकम जिससे हम क्या करते हैं कि अपनी संपत्तियों में वृद्धि करते हैं, ये पूंजीगत प्राप्ति आ जाएगी। जिससे क्या होता है, हमारी संपत्तियों में वृद्धि आती है। ये बार बार नेचर, इनका रेगुलर नेचर नहीं होता है, ये सिर्फ एक बार ही आती है या फिर 2 बार आ सकती है, लेकिन इनका क्या होता है, हर महीने रिपीटेड होता है, ये बार बार ट्रांजैक्शन में आती है। फिर नेक्स्ट आता है आयगत व्यय। आयगत व्यय का मतलब होता है कि जो हम कमाने के लिए खर्चे करते हैं व्यवसाय के अंदर, जैसे इसका जस्ट अपोजिट है ये, एक तो ये भी रिकरिंग नेचर है, कि मतलब क्या होगा, बार बार होगा। जैसे ऑफिस स्टाफ को सैलरी देना, अगर इस स्टाफ वालों को आपने सैलरी नहीं दी है तो वो काम नहीं करेंगे, वो काम नहीं करेंगे तो अपना बिजनेस कैसे चलेगा, है ना। तो वेजेस हो गया, सैलरी हो गई, ये सारी चीज़ें आयगत व्यय हो गई, यानी जिनसे क्या होगा, व्यवसाय रनिंग होगा, व्यवसाय चलेगा, लेकिन व्यवसाय की कार्यक्षमता में कोई भी वृद्धि नहीं होगी, मतलब बिजनेस डेवलप नहीं करेगा, लेकिन ये बिजनेस चलाने के लिए खर्चे करने ज़रूरी है। और लास्ट आता है अपना पूंजीगत व्यय यानी कैपिटल एक्सपेंडिचर। ये क्या होते हैं कि ऐसे एक्सपेंडिचर होते हैं जिनसे व्यवसाय के अंदर वृद्धि हो। जैसे मान लो आपको एक बिल्डिंग खरीदनी है जिससे डेवलपमेंट होगा, कहीं अदर जगह बिल्डिंग खरीदनी है तो बहुत बड़ा पैसा आपको खर्च करना पड़ेगा। दिखता तो वो खर्चा है, लेकिन वो एक तरह से आपके लिए क्या है, इन्वेस्टमेंट है, जिससे बिल्डिंग बनेगी, और बिल्डिंग बनेगी तो आपका वहाँ पर भी डेवलपमेंट बिजनेस करेगा। तो यानी कि पूंजीगत व्यय का मतलब ये हुआ कि आपने जिन बड़ी चीज़ों को, असेट्स खरीदने के लिए हम जो खर्चा करते हैं वो हमारे लिए क्या कहलाएगा, पूंजीगत व्यय कहलाएगा। ठीक है, तो इस तरह से हमारी ये सारी टर्मिनोलॉजी कंप्लीट हुई। अगर और कुछ भी बाकी हो तो आप हमें कमेंट सेक्शन में जरूर कमेंट कीजिए, हमारे वीडियो को लाइक कीजिए, चैनल को सब्सक्राइब कीजिए और बेल आइकन को दबाना बिल्कुल मत भूलिए, ताकि आने वाले वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हर समय से पहले मिल जाए। ठीक है दोस्तों, थैंक यू। तो दोस्तों, आपको हमारा ये वीडियो कैसा लगा आप हमें ज़रूर बताइए। आप हमारे इस वीडियो को लाइक कीजिए, शेयर कीजिए और चैनल को सब्सक्राइब कीजिए। थैंक यू।